गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन दो कणों की सीधी टक्कर जिसमें कि टक्कर के पश्चात वे चिपक जाते हैं, इस वाली प्रॉब्लम को इसमें डिस्कस करेंगे। पहले इसको लेबोरेटरी फ्रेम में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस सेम प्रॉब्लम को अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले लेबोरेटरी में कि मान लीजिए कि दो कण हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है और टक्कर के पूर्व उनके वेग u1 व u2 हैं और टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जो संयुक्त कण बनता है उसका वेग v हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से अपन कह सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा m1 u1 अपॉन v इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्राप्त तो होगा। इक्वेशन नंबर 1 है। स्पेशल केस अगर लें, मान लीजिए कि u2 इक्वल्स टू 0 यानी कि सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, m1 u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टू v। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1 u1 डैश इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 v इक्वल्स टू होगा m1 u1 डैश अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि v का मान u1 से कम होगा, v1 इज लेस देन u। टक्कर के पूर्व काइनेटिक एनर्जी k1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 m1 u1 स्क्वायर और टक्कर के पश्चात काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। v का मान अगर रख दें अपन इसमें तो 1 अपॉन k2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 2 m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से अपन को k2 का मान प्राप्त हो गया। अगर अपन k2 अपॉन k1 के वैल्यू निकालते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद डिवाइडेड बाय गतिज ऊर्जा टक्कर के पूर्व, तो क्या प्राप्त होता है, अपन को क्या प्राप्त होगा, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन 2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस 2 m1 u1 स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, m1 ये क्या आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि a से छोटा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से अपन कह सकते हैं k2 इज लेस देन k1, अर्थात टक्कर में ऊर्जा की हानि होती है और ये हानि अपन को अन्य रूप में दिखाई देगी, या ये कह सकता है कि यह हानि अन्य रूप में प्रकट होगी। अब इसी सेम प्रॉब्लम को अपन द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में करते हैं। हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र फ्रेम का वी होता है VCM से रिप्रेजेंट करते हैं। VCM क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में माने तो u2 का मान 0 है, तो VCM हो जाएगा VCM इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम VCM वेग से प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम के सापेक्ष गतिमान है। अतः द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में m1 द्रव्यमान वाले कण का वेग कितना हो जाएगा, u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस VCM इक्वल्स टू u1 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो u1 डैश कितना हो जाएगा, u1 डैश इक्वल्स टू m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी तरह से m2 द्रव्यमान वाले कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में वेग कितना होगा, u2 डैश इक्वल्स टू 0 माइनस VCM इक्वल्स टू माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर ये 7 है। माना कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में संयुक्त कण का वेग v डैश है, तो संवेग संरक्षण के इनसे अपन क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 इंटू v डैश इक्वल्स टू m1 1 डैश प्लस m2 u डैश। u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू अगर यहां पर दें तो कितना हो जाएगा, m1 इंटू
m2u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू माइनस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू वी डैश इक्वल्स टू क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, ये 0 के बराबर आएगा। लेकिन m1 प्लस m2 का मान दोनों का सम 0 नहीं हो सकता, इसलिए v डैश का मान 0 होगा। चूंकि दोनों कण टक्कर के पश्चात जुड़ जाते हैं, इसलिए संयुक्त कण का वेग द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में 0 होगा। अर्थात क्या लिखते हैं अपन, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में टक्कर के पश्चात संयुक्त कण क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि प्रयोगशाला तंत्र में द्रव्यमान केंद्र वीसीएम वेग से गतिशील है, अतः संयुक्त कण भी प्रयोगशाला तंत्र में वीसीएम वेग से गतिशील नजर आएगा, जिसका वैल्यू कितनी होगी, वीसीएम इक्वल्स टू m1u1 ऑन m1 प्लस m2 से गतिशील प्रतीत होगा। क्योंकि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम के सापेक्ष वीसीएम वेग से गतिशील है, और चूंकि पार्टिकल जो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में स्थिर अवस्था में है, तो लेबोरेटरी फ्रेम से देखने पर भी वो जो वेग सेंटर ऑफ मास फ्रेम का जो वेग है लेबोरेटरी फ्रेम के सापेक्ष उस वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।